अनसर्टेन प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में शायद सबसे मशहूर रिजल्ट है, जो कि ये इस तरह की बात कहता है कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और मूवमेंट को एक ही वक्त में परफेक्टली नहीं जान सकते। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने इस असूल की ये स्टेटमेंट सुनी भी है, वो ये नहीं जानते कि इस प्रिंसिपल की और इस स्टेटमेंट की क्वांटम मैकेनिक्स में वजह क्या है। मसलन उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि ये एक किसी ख़ास किस्म की माइक्रोस्कोप के साथ मसला है। उन्होंने इस तरीके की बात सुनी है और वो यह समझते हैं कि असल मसला ये है कि किसी पार्टिकल की अगर आपने पोजीशन मालूम करनी है तो उसको माइक्रोस्कोप में देखना होगा, और माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसके ऊपर रेडिएशन गिरानी होगी, और लाइट काफ़ी नहीं है, आपको एक गैमा रे ख़ास स्मॉल वेवलेंथ की और बहुत एनर्जेटिक वेवलेंथ गिराना होगी, और वो जो एनर्जेटिक वेवलेंथ होगी वो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, मोशन ज़्यादा होगी, जिस तरह भी आप कहें, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा और हम नहीं जान सकेंगे कि उसकी पहले पोजीशन क्या थी। अच्छा, ये बात तो ठीक है, अनसर्टेन प्रिंसिपल ये कहता है, लेकिन ये जो इसको समझने का ये जो तरीका है प्रिंसिपल का, ये क्वांटम मैकेनिक्स की किसी स्कीम का हिस्सा नहीं है। और अगर आप अनसर्टेन प्रिंसिपल को इस तरीके से समझते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक रिजल्ट को तो जानते हैं, लेकिन आप इससे कि कम से कम क्वांटम मैकेनिक्स सीख नहीं रहे। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी वजह जानने हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये रिजल्ट जरूर है जो ये बताया गया है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है जो इस माइक्रोस्कोप में है। वजह क्वांटम मैकेनिक्स में ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक एक पार्टिकल जो है वो एक प्रोबेबिलिटी वेव है, जिसका एक वेव फंक्शन है, और जो वेव फंक्शन है वो लोकलाइज्ड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी भी लोकलाइज होनी चाहिए एक ख़ास लिमिटेड रीजन में। द लफ्ज़ लिमिटेड, जिसको आप लोकलाइज कह सकते हैं, रीजन में होनी चाहिए। और वो जो लोकलाइजेशन है जिस लिमिटेड रीजन में है उसका साइज, उसके साइज को अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कहते हैं, कि वो लिमिट रीजन में है, कहीं भी हो सकता है। ये अनसर्टेनिटी का एक उर्दू तर्जुमा शायद हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर क्योंकि ये वेव है, प्रोबेबिलिटी वेव है, तो ये बहुत सारी वेव्स की कॉम्बिनेशन, जिसको सुपर पोजिशन कहते हैं, उनसे यही काम मुमकिन है कि उसको लिमिट कर दिया जाए, एक ख़ास लिमिटेड रीजन में लोकलाइज कर दिया जाए। अब ये एक मैथमेटिक्स का रिजल्ट है कि अगर आपने इसे लोकलाइज करना है, लिमिट करना है रीजन में, तो एक वेव, एक प्लेन वेव, एक खास फिक्स वेवलेंथ की वेव ये काम नहीं कर सकती। आपको एक कई डिफरेंट वेवलेंथ की वेव को कंबाइन करना होगा, इन सुपर पोजिशन करनी होगी टेक्निक में, तो जाकर आपको ये लोकलाइजेशन या लिमिटेशन मिलेगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि इन्फिनिटी पर यहाँ ये जो सारी वेव्स को कैंसिल करें, राइट इन्फिनिटी पर भी, लेफ्ट इन्फिनिटी पर भी। और उसके लिए आपको बहुत सारी वेव्स चाहिए। अगर बहुत सारी वेव चाहिए तो उसका मतलब बहुत सारी वेवलेंथ्स चाहिए, और अगर बहुत सारी चाहिए तो ये भी एक रेंज है। और ये रेंज किसकी है? अभी तक मैंने वेवलेंथ की कहा था, लेकिन डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के मुताबिक जो वेवलेंथ है वो रिलेटेड है मोमेंटम से। तो अगर आपने कहा कि बहुत सारी वेवलेंथ चाहिए तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के मुताबिक आपको बहुत सारे मोमेंटा चाहिए। जब कह दिया बहुत सारे तो उसका मतलब उनकी एक रेंज है। इसका मोमेंटम की भी एक रेंज है, पोजीशन की रेंज का मैंने पहले जिक्र किया था, तो इसका मतलब दोनों की एक रेंज है, दोनों की भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। ये है असल क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेन प्रिंसिपल की होने की वजह। अब इसमें अनसर्टेन किसको कहते हैं, अब मैं ये पहले डिफाइन करता हूँ, मुझे उसकी बाकायदा डिटेल में प्रेजेंटेशन करना है। तो अनसर्टेन इसको कहते हैं कि अगर ये लोकलाइजेशन है, ये वेव है, और ये वेव का मैंने ना ये सिर्फ वेव का साइज दिखाया है, वेव की जो ऑसिलेशन है वो इस तस्वीर में नहीं है, ताकि आप असल बात पर कंसंट्रेट कर सकें। वरना इससे पहले जो तो उसमें यह है कि ये जो रीजन है इसके बाहर यहाँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और ये प्रोबेबिलिटी वेव है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो है। तो यहाँ सर्टन है यहाँ कि कोई डिटेक्शन नहीं होगी, और यहाँ भी अब सर्टन है कि कोई डिटेक्शन नहीं होगी। तो अनसर्टन कहाँ है? इस रीजन में। इस रीजन में आप अनसर्टन है कि डिटेक्शन कहाँ होगी, और अगर
होगी भी कि इस रीजन में हो सकता है, ना हो सकता है इसके बाहर हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी तो बाहर भी है, ठीक है। तो यह जब अनसर्टन है ना जिस जिस रीजन में कि ये कहाँ होगी, बेसिकली मेरे ख्याल ज़्यादा ज़रूरी की बात यह है कि आप अनसर्टन है कि ये डिटेक्शन कहाँ होगी। तो जिस रीजन के बारे में अनसर्टन है उसका जो साइज है, उसकी जो विड्थ है, ग्राफ बनाए तो उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, वो पोजीशन अनसर्टिटी है, क्योंकि ये पोजीशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी और पोजीशन का वेव फंक्शन था। और अनसर्टेन प्रिंसिपल में पोजीशन की अनसर्टिटी के अलावा मोमेंटम की अनसर्टिटी का भी जिक्र है, और उसके लिए आपको मोमेंटम का ग्राफ चाहिए जिसमें हॉरिजॉन्टली मोमेंटम हो, और फिर इस तरीके से जो विड्थ पढ़ेंगे वो मोमेंटम अनसर्टिटी होगी। और इन दोनों, और ये जो मोमेंटम अनसर्टिटी होगी वो पोजीशन, जब आपकी बहुत सारी वेवलेंथ होंगी तो उनकी जो वेवलेंथ में जो विड्थ होगी अनसर्टिटी, उसकी रेसिप्रोकल लें तो वेव नंबर में अनसर्टिटी होगी, और वेव नंबर में अनसर्टिटी को h बार से मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम में अनसर्टिटी होगी। और जो अनसर्टिटी प्रिंसिपल है वो इस पोजीशन अनसर्टिटी का और मोमेंटम अनसर्टिटी का एक रिलेशन है। और अब मैं उस रिलेशन को स्टेट करने से पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि ये जो अनसर्टिटी है इसका जो मैंने इस लेक्चर के आते ही सबसे पहले जिक्र किया कि माइक्रोस्कोप होगी, तो इसका मतलब है आप एक छोटी वेवलेंथ हो तो आप एक छोटी चीज़ को देख सकते हैं और उससे मोमेंटम डिस्टर्ब होगा। तो माइक्रोस्कोपी से अगर कोई प्रॉपर क्वांटम का कोई ताल्लुक बनता है तो वो शायद ये हो सकता है, वो ये है कि अगर अनसर्टिटी कम है, यानी ये जो ग्राफ की विड्थ है, और पिछली स्लाइड में मैंने सिर्फ ये दिखाया था ऊपर, ये मैंने वेव नहीं दिखाई थी कि वक्त में, सिर्फ अनसर्टिटी की डेफिनेशन को समझने के लिए। अब मैं दोनों दिखा रहा हूँ, वेव भी दिखा रहा हूँ, उनका साइज भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो इनका जो साइज है ना वेव की, जो अपर एम्पलीट्यूड की जो वेरिएशन है, सिर्फ इनसे डिटरमिन होती है। और ये जो कुछ है ये इस रीजन में है, इसमें प्रोबेबिलिटी भी इस रीजन में है। अब प्रोबेबिलिटी इस रीजन में थोड़ी सी बाहर है, असल में तो ये वेव है, ये जब उसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए पहले आपको स्क्वायर करना होगा, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाल इसकी शेप थोड़ी सी बदल जाएगी, लेकिन बेसिक आइडिया ये रहेगा कि ये 79% एक बस एक मिसाल के तौर पर नंबर है, कुछ भी हो सकता है। मतलब खासा बड़ा फ्रैक्शन यही है कि प्रोबेबिलिटी इसी रीजन में होगी। ये जो ना डिटेक्टर की शेप है, इसमें आप डिटेक्ट करेंगे इसके से, मतलब अगर ये लाइट वेव्स हैं तो लाइट वेव इसके ऊपर गिरेंगी, और अगर डिटेक्ट होने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ना, जो भी डिटेक्टर है आपका, ये रोशन हो जाएगी, ये ब्राइट हो जाएगी। तो ये अब इसके ब्राइट होने के, ये इसके डिटेक्ट होने का, तो पार्टिकल फिजिक्स के मुताबिक तो ये क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक डिटेक्ट होगी। आम जिंदगी में आप ऐसे कह दें कि ये चमकदार दिखाई देगी क्योंकि उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी और रोशनी आपको दिखाई देगी। ये जो भी कुछ होगा, चाहे डिटेक्शन कहें या जो भी कहें, उसके चांसेस क्या हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये देखें जो इसके नीचे इसके स्क्वायर के ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो ज़्यादातर एरिया इसके ना, आप समथिंग लाइक 79% कह दें, 80% कह दें, ये जो है ना इसके चांसेस ये हैं कि ये ब्राइट हो जाएगा। और ये एक फोटोन, एक लाइट का जो पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल, वो इसको ब्राइट कर देगा, और कोई दूसरा पार्टिकल, अब ये दूसरा, इसका मैंने कलर बदल दिया है, दूसरा इसको ब्राइट कर देगा, तो दोनों ब्राइट हो जाएंगे। और जब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कंबाइन करेंगे तो आपको एक शार्प क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। ये तो है अगर अनसर्टिटी थोड़ी सी है, हर चीज़ है। लेकिन अगर अनसर्टिटी ज़्यादा है तो फिर ये जो डिटेक्टर है, इसके ब्राइट होने की, इसके चमकदार होने की, इसके दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसके ग्राफ के नीचे इसका एरिया जो है ना, ये उतना नहीं है, ये 21% ये 20% हो सकता है। इसका मतलब है ऑन दी एवरेज 5 दफ़ा में से 1 दफ़ा ये रोशन होगा, डिटेक्ट होगा, और 4 दफ़ा ये नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका भी हाल है। तो ऑल इन ऑल शायद आपके पास इस तरह की तस्वीर बने कि ये होगी, ये ब्लर्ड होगी, इसको ब्लर्ड कहेंगे कि ये जो है ना, ये तस्वीर, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि पोजीशन अनसर्टिटी का आप कह लें फिजिकल मीनिंग क्या है, या ये जो शुरू में मैंने माइक्रोस्कोप की बात की थी उससे अगर कोई ताल्लुक बनता है तो वो क्या है। अब एक बार हमने कर लिया कि अनसर्टिटी की अहमियत है, अब हम जाने कि अनसर्टिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। और इससे पहले ये मैं बताता हूँ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टिटी प्रिंसिपल में
अनसर्टिनिटीज का रिलेशनशिप क्या है। ये मैंने दूसरी स्लाइड में इसका जिक्र किया था, लेकिन उसमें मैंने क्वालिटेटिवली किया था कि आइडिया क्या है। अब मैं इसको क्वांटिटेटिवली बता रहा हूँ कि ये जो अब बात रिपीट ही होगी, लेकिन सिर्फ यह है कि इस दफ़ा क्वांटिटी भी साथ होगी, ठीक है। बात ये मैंने की थी और अब मैं दोबारा कर रहा हूँ कि आपको पोजीशन का जो वेव फंक्शन है, इसको वेव पैकेट कहते हैं, ये एक लिमिटेड रीजन में होगा। अब लिमिट रीजन में ये जो उसकी जो विड्थ है इसकी, और अभी तक मैंने सिर्फ ऊपर का साइज दिखाया था, और अगर आप पूरी ऑसिलेशन भी शामिल कर दें, जो भी कह दें, जिस रीजन में भी ये है वो पोजीशन अनसर्टिनिटी है, ये डेल्टा एक्स है। और आपको बहुत सारी वेव्स चाहिए इस शेप को हासिल करने के लिए। तो बहुत सारी वेव का मतलब बहुत सारी वेवलेंथ, और बहुत सारी वेवलेंथ का मतलब बहुत सारे मोमेंटा। बहुत सारे की बात अभी तक हुई थी। अब क्वांटिटेटिव बात यह है कि इनका जो प्रोडक्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक वो एक खास कांस्टेंट h/2 उससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। और उसकी वजह ये है कि क्वांटिटेटिवली कि आपने अगर वापस आ गया, ठीक है, कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये अनसर्टिनिटी कम हो, इसका मतलब है कि ये जो वेव्स हैं ये जल्द ही थोड़े से ही फासले के बाद ये अपने आप को कैंसिल कर दें। अगर आप थोड़े से फासले के साथ कैंसिल करना चाहते हैं तो ये कम, यानी अगर इसको डेल्टा इसको थोड़ा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, तो ये कम बहुत सारी वेव से होगा। बहुत सारी का मतलब है कि बहुत सारे डेल्टा, इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी, वेवलेंथ की वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी, और मोमेंटम की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर ये कम करेंगे पोजीशन अनसर्टिनिटी तो मोमेंटम की अनसर्टिनिटी ज़्यादा होगी। तो जो नेट रिजल्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, और वो h/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये क्वांटिटेटिवली स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की। अच्छा, अब बात थोड़ा मैथमेटिकली करें। थोड़ा सा मैथमेटिक्स सब कुछ समझ सकते हैं, जब ज़्यादा मैथमेटिक्स होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक तो बड़ा सादा सा केस है, वो ये है कि अगर आप मोमेंटम अनसर्टिनिटी को ज़ीरो करें, मतलब अगर वो केस है कि जिसमें मोमेंटम अनसर्टिनिटी ज़ीरो हो, इसका मतलब है कि मोमेंटम अनसर्टन नहीं है, मोमेंटम एक ही है, वो एग्जैक्ट है। इसका मतलब एक एग्जैक्ट मोमेंटम है, एक वेवलेंथ है, एक प्लेन वेव है, ये जो शेप है। अगर एक प्लेन वेव है तो मोमेंटम तो फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब अनसर्टिनिटी मोमेंटम की ज़ीरो है। लेकिन ये हर पोजीशन में ये प्लेन वेव हर जगह है। हर जगह होने का मतलब इसकी पोजीशन अनसर्टिनिटी क्या होगी, ज़रा सोचें। अब मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट, किसी पोजीशन अनसर्टिनिटी क्या होगी। इस दौरान सोच रहे हैं अगर आपका कि आप जो अपने आप को टेस्ट करें तो आपके पास इस दौरान भी जवाब आना चाहिए, और वो जवाब इससे एग्री करना चाहिए। वो ये है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर डेल्टा एक्स क्या होगा, ये इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, h/2 को डेल्टा पी से डिवाइड करें, डेल्टा एक्स आएगा ना, डेल्टा पी को दूसरी साइड पर ले जाएं। अब डेल्टा पी अप्रोचिंग टू जीरो है, तो रेसिप्रोकल ऑफ अप्रोचिंग टू जीरो ये अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा, और h/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, इन्फिनिटी रहेगी। इसका मतलब पोजीशन अनसर्टिनिटी इन्फिनिट होगी। इसको लफ्जों में इस तरह कहेंगे कि अनसर्टिनिटी टोटली अनसर्टन पोजीशन होगी। तो इसका मतलब है ये कहीं भी हो सकता है, डिटेक्शन कहीं भी हो सकती है। पार्टिकल जहाँ डिटेक्शन होगी आप कहेंगे, कहना चाहेंगे कि वहाँ पार्टिकल है, तो फिर आप इस तरह कह लें कि पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, और इसकी फिलहाल ये बाद में मैथमेटिक्स का रिजल्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स जो नहीं जानते उनके लिए मैं ये आर्गूमेंट से अल्टरनेटिव पेश करता हूँ कि ये इसमें ना एक प्लेन वेव में किसी वजह को सेलेक्ट करने की कोई वजह नहीं है। इसका मतलब है जो अहमियत किसी एक पोजीशन की है वही अहमियत की दूसरी पोजीशन की है, वो ये तीसरी पोजीशन की है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी किसी की कोई सिलेक्शन की कोई वजह नहीं है। इधर पोजीशन होगी तो सारी होगी, सारी का मतलब इन्फिनिट होगी, तो ये इसका मतलब है पोजीशन अनसर्टिनिटी इन्फिनिट होगी। तो ये जो चीज़ है इसकी ये वेरिफिकेशन है। ये तो सादा सी वेरिफिकेशन है जिसको मैथमेटिक्स जो नहीं भी जानते मेरा ख्याल है वो भी सेम और सिमिलर की जस्टिफिकेशन के साथ समझ सकते हैं। लेकिन अब मुझे ज़्यादा मैथमेटिक्स डिस्क्राइब करना है इसका, तो जो कोर्स की तरह इसको पढ़ रहे हैं वो जारी रखें। और वो ये कि पहले तो उन्हें कैलकुलेट करनी होगी अनसर्टिनिटी। अब बात अब सिर्फ आइडिया नहीं है, अब आइंदा बाकायदा मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। और वो ये है कि अगर आपको
वेव फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है तो पहला काम आप ये करें, उसका स्क्वायर करें। अब स्क्वायर करने के बाद ग्राफ की जो हाइट है ना, सिर्फ उसका अलग से ग्राफ बना लें, और उसकी जो विड्थ होगी, अंदर ये जो वेरिएशन है ये आप शामिल करें ना करें, लेकिन बाद आप ये देख लें किस रीजन में है। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है विड्थ है, ये तो आप डायरेक्टली पढ़ लें, ये अनसर्टिनिटी होगी। ये तो आपको ग्राफ गिवन है, लेकिन ज़्यादातर ग्राफ नहीं गिवन होता, सिर्फ फार्मूला गिवन होता है। इस स्थिति में क्या होगा कि आपने याद रखना है कि इसका जो वेरिएबल पार्ट है ना, इसकी जो हाइट है वो उसकी शेप नहीं बदले, विड्थ नहीं बदलेगी, ठीक है। अगर आप इसका जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, शेप या विड्थ का ताल्लुक इसके वेरिएबल पार्ट से है, इसका जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे उससे नहीं है। तो जो वेरिएबल पार्ट है, पहले उस वेरिएबल फैक्टर क्योंकि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं, उसको अलग कर ले, उसका स्क्वायर बनाएं। अगर पोजीशन है तो पोजीशन, मोमेंटम है तो मोमेंटम। के को आप क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ही कहते हैं, क्योंकि इसको वेव नंबर को आप h बार से मल्टीप्लाई करें तो डी ब्रॉगली फार्मूले के मुताबिक ये मोमेंटम बन जाएगा। तो ये लैंग्वेज ऐसी होगी, आपको याद रखना होगी। मैं तो बोलूँगा मोमेंटम, लिखा के है, वेव नंबर लिखा है, लेकिन अच्छा अब फिलहाल पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं पोजीशन की। तो पोजीशन अनसर्टिनिटी कैसे होगी? अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, ग्राफ नहीं भी पता, ये कैसे करना है ये मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल इंट्रोडक्शन कर ले कि क्या करना है। वो ये है कि फॉर्मूले में अगर तो ग्राफ पता है तो ग्राफ की मदद से समझ लें, अगर नहीं पता तो फिर मुझे आपकी मदद करना होगी कि एक राइट पर एक पॉइंट होगा कि जो अपनी जहाँ ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वेव फंक्शन का स्क्वायर है, ये अपनी पीक वैल्यू से सिग्निफिकेंटली लेस हो जाएगा। दो शर्तें आपने याद रखनी है, सिग्निफिकेंटली लेस हो और ये आर एक फाइनाइट नंबर हो। अगर आप कहें ना इन्फिनिटी पर जाकर जीरो होगा, तो इन्फिनिटी अनसर्टिनिटी नहीं होती, ठीक है, एक फाइनाइट होनी चाहिए। और सिमिलरली आपको लेफ्ट पर भी पढ़ना है, और लेफ्ट और राइट का जो डिफरेंस है, वो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन है। और ये बात आप देख लें, ये बात मैं बोल चुका हूँ अभी, ठीक है, कि ये सिग्निफिकेंटली लेस देन पीक वैल्यू होनी चाहिए जहाँ से आप पढ़ें। अब इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन में अब ट्रेनिंग आप चाहते हैं, कि अभी तक मैंने ग्राफ बनाया, लेकिन असल जो इस टॉपिक थोड़ा मुश्किल टॉपिक शुमार होता है कोर्स में, उसकी वजह यह है कि ग्राफ को आमतौर पर नहीं दिया जाता, सिर्फ फार्मूला दिया जाता है। इसके लिए अगर आपको मैथमेटिकल ट्रेनिंग की जरूरत होगी कि मैं फार्मूले से, ग्राफ के बगैर आप कैसे पढ़ें, उसके लिए शायद मिसालों से मैं आपको ट्रेनिंग कर सकता हूँ। ये ज़रा प्रैक्टिस से ही आएगा वैसे ये काम, ठीक है। और प्रैक्टिस शायद किसी मिसालों से शुरू, और मिसालों में पहली मिसाल ये हो सकती है कि वेरिएबल फैक्टर जो है ना वो ये है साइन के ओवर के। अब अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, अगर पोजीशन है तो साइन के एक्स ए के साथ एक्स हो सकता है, एक्स हो ये ओके हो। अगर वेरिएबल फैक्टर जो है ना, ये आपने देखना है कि ये जीरो हो सकता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर ये एंगल 180 डिग्री हो या रेडियन में पाई रेडियन हो तो ये साइन जीरो हो सकता है। याद देखिए डेल्टा एक्स के लिए दो शर्तें थी, एक तो ये कि ये जीरो हो, और दूसरा ये कि फाइनाइट वैल्यू के 180 डिग्री फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू के लिए जीरो हो गया, बस ठीक है। हमारा ये यहाँ तो मसला आसान है, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया कि ये जीरो किसके लिए है, ये जीरो हो सकता है जब ये रेडियन कैलकुलस जो है ना, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी है कोर्स के दौरान, तो कैलकुलस के लिए ज़रूरी है कि एंगल आप रेडियन में पढ़ें। तो रेडियन में ये जो होना चाहिए, ये पाई अब माइनस पाई अब या 3 पाई, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो पाई और माइनस पाई है। तो इसमें से जो पाई के लिए ये राइट पॉइंट होगा, माइनस पाई लेफ्ट पॉइंट होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो राइट माइनस लेफ्ट यानी के अनसर्टिनिटी होगी, ठीक है। और वो क्या होगी, राइट पर आपको के चाहिए ना, तो इसको ए को दूसरी साइड पर डिवाइड करते हैं, पाई बाई ये राइट, माइनस पाई बाई ए लेफ्ट। पिछली स्लाइड में दिखाया था मैंने, वो ग्रीन से दिखाया था, ये राइट और ये दूसरा कलर था, कलर ब्लू था, ये लेफ्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 पाई ओवर ए है। ये होगी वेव नंबर अनसर्टिनिटी, इसको h बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी ब्रॉगली फार्मूले के मुताबिक ये मोमेंटम अनसर्टिनिटी होगी। अब हमने मोमेंटम अनसर्टिनिटी आपने कैलकुलेट कर ली, पोजीशन अनसर्टिनिटी भी कैलकुलेट करेंगे। ये आप सारी चीज़ें तो मैं करके नहीं दिखा सकता, कोई भी टीचर नहीं दिखाएगा, ये ट्रेनिंग हो रही है। आप ये इस मिसाल में ये है, अब अगली मिसाल कोई होगी तो उसको आपको सोच के करना होगा। अगर आपको फर्दर ट्रेनिंग चाहिए तो एक और मैं मिसाल दिखा देता हूँ कि इसमें ये है, ये वैसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मिसाल है कि जो वेरिएबल फैक्टर है, याद रखिए वेरिएबल फैक्टर का याद रखना, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो मल्टीप्लाई करें वो गॉसियन है। गॉसियन कहते हैं e⁻⁻ वेरिएबल स्क्वायर, साथ कोई कांस्टेंट होगा। अब ये जो है
ये किसी फाइनाइट वैल्यू पर ज़ीरो नहीं हो सकता, ये इन्फिनिटी पर ज़ीरो होगा। तो इन्फिनिटी राइट, इन्फिनिटी लेफ्ट, और डिफरेंस भी इन्फिनिटी, ये जो अनसर्टिटी है वो इन्फिनिट नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर शर्त है कि वो फाइनाइट हो। अब आप सोचें इसमें क्या आप करेंगे, आपने फाइनाइट भी रखना है, ये आपके लिए चैलेंज होगा। और उसका तरीका ये है, या कम एक तरीका ये है, अगर ग्राफ आपको नहीं गिवन तो वो ये है कि आप एक रेशो बनाएं। ये वेरिएबल फैक्टर की एक पीक होगी, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये क्योंकि नेगेटिव है तो इसकी लीस्ट वैल्यू ज़ीरो होगी, तो इसकी पीक है वह एक्स जब ज़ीरो है तो ये तो पीक हो गई। एक अब आर्बिट्रेरी एक्स, आर्बिट्रेरी एक्स वैसे मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन मतलब यही है कि जो वेरिएबल फैक्टर फार्मूला इसको ऐसा ही रख दें। आर्बिट्रेरी एक्स का मतलब आप इसे आप सिंपल लैंग्वेज में कह दें फार्मूला, जो गिवन फार्मूला है वो गिवन फार्मूला डिवाइडेड बाई पीक वैल्यू, ठीक है। इसकी रेशो बनाएं और आपने वेरिएबल की ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि रेशो जो है ना वो सिग्निफिकेंटली लेस देन 1 हो, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि वेरिएबल जो फॉर्मूला है e माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और पीक पर ये 1, अब रेशो क्या होगी, ये डिवाइडेड बाई 1 वो ये है। अब आपने एक ऐसी ये जो एक्स की वेरिएबल की, लेकिन बेहतर है कि आप इस फैक्टर की और उसके अंदर जो पावर है इसकी ऐसी वैल्यू सोचें कि जो पूरी रेशो है ये लेस देन 1 हो जाए। और एक सिंपल चॉइस ही हो सकता है कि आप इसको, ये जो रेड में है इसको 1 कर दें तो ये बन जाएगा ये रेशो बन जाएगी e⁻⁻1। तो e तकरीबन 3 के करीब होता है। ये इसमें एक चॉइस है और इसमें ना ये एग्जैक्ट लाजमी नहीं है, मुख्तलिफ लोगों का आंसर डिफर कर सकता है, क्योंकि हम एक इनइक्वालिटी को वेरीफाई करना, ये कोई एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अब अप्रॉक्सीमेट आइडिया भी काफ़ी है। अगर आपको ई की एग्जैक्ट वैल्यू तो 2.71 वगैरह होती है, लेकिन उसका याद करना ज़रूरी नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 3 भी कह लें तो ये इस अप्रॉक्सीमेशन से भी काम चल जाएगा। और वो ये है कि 3⁻⁻1/3 ये लेस देन 1 है और ये सिग्निफिकेंटली लेस देन 1 है। तो मतलब है ये रेशो है। आगे तो मेरा ख्याल होपफुली बात सादा ही है कि अगर ये रेशो 1 है तो ये 1 के बराबर है, तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 है। अगर उसमें से स्क्वायर रूट लें, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो राइट है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो लेफ्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पोजीशन अनसर्टिटी है। इस केस में अगर आपको मोमेंटम का भी गिवन है तो मोमेंटम अनसर्टिटी भी के होगी, लेकिन केस टू केस सारी डिटेल तो करने की जरूरत नहीं है। ये आपको तो मैंने मुख्तलिफ मिसालें ही दी हैं ट्रेनिंग, एक्चुअल क्वेश्चन तो आपको किसी किताब में ही मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक आखिरी मिसाल जो वो ये है कि अगर एक वेरिएबल फैक्टर ये हो, मतलब इसके पेश करने का मतलब ये ना याद कर केस टू केस याद ना करें कि जी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो एंगल पाई होगा और अगर गॉसियन होगा तो e⁻⁻1 होगी। असल बात ये नहीं है कि आप केस टू केस याद कर लें। आइडियल ये है कि आप वेरिएबल फैक्टर को पॉइंट आउट करें और उसके बाद रेशो बनाएं। इस केस में रेशो क्या होगी, पीक क्या है जब डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, ए गिवन है तो वेरिएबल फैक्टर एक्स है, तो जब ये एक्स को सबसे छोटा होगा तो ये क्या होगा, सॉरी ये टाइपिंग एरर है, यहाँ ए स्क्वायर होना चाहिए, जरा करेक्शन कर लें। ए स्क्वायर है प्लस 0 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पीक वैल्यू है। अब इन दोनों की रेशो बनाएंगे, सॉरी यहाँ भी ए स्क्वायर होना चाहिए था। तो ये जो है, ये जो रेशो है इसकी एक वैल्यू, इसकी एक रेशो की वैल्यू हो सकती है 1/2 और स्क्वायर 1/4 होगा और 1/4 सिग्निफिकेंटली लेस देन 1 है। और ये उस वक्त होगा जब यहाँ ये सॉरी इसको फिर करेक्शन कर लिएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई दैट, ये उस वक्त होगा जब ये 2a स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो ये उस वक्त होगा कि जब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो। तो जब ए स्क्वायर के बराबर होगा तो राइट वैल्यू a, लेफ्ट वैल्यू -a, इन दोनों का डिफरेंस 2a। अब ये जो चॉइस के लिए ये आ गया, तो ये मैंने जितनी ट्रेनिंग करनी थी मेरा ख्याल अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको इस ट्रेनिंग से बाद में अगली मिसाल के आपको ख़ुद सीखना होगा या आप टीचर आपको एक्चुअल जितनी मिसालें भी देंगे। मैं इसको कंक्लूड करके अब बताता हूँ कि जितनी भी मिसालें हुई हैं उनमें हुआ यही है कि अगर एक सिंबल था जो पोजीशन अनसर्टिटी में था तो मोमेंटम अनसर्टिटी में उसका रेसिप्रोकल था।
दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंबल कैंसिल हो जाएगा और वो एच एक कांस्टेंट के बराबर होगा। ये तीनों चारों मिसालों ने ये सिखाया है आपको, ठीक है। और अब इस लेक्चर की कंक्लूजन ये है पूरे लेक्चर के कि प्रॉपर क्वांटम मैकेनिकल जस्टिफिकेशन ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कि पोजीशन वेव फंक्शन वेव पैकेट लोकलाइज होना चाहिए पोजीशन में। इसका मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी फाइनाइट होनी चाहिए और ये काम बहुत सारी वेवलेंथ यानी डी ब्रॉगली के मुताबिक बहुत सारे मोमेंटम में हो सकता है। तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी भी होनी चाहिए और वो फाइनाइट होनी चाहिए। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक इनका जो प्रोडक्ट है वो h⁻/2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा इस लेक्चर में ये रहा है कि मैंने आपको सिखाया है कि अनसर्टेनिटी कैसे पढ़ें। अगर ग्राफ गिवन नहीं दिया तो भी आप वेरिएबल फैक्टर बनाकर रेशो बनाकर और आप पहले पोजीशन की तो डायरेक्टली पढ़ लें। मोमेंटम के लिए आप जो वेव नंबर है उसकी अनसर्टेनिटी को h⁻ से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम लगा दें और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो h⁻/2 से ज़्यादा होगा। और इसको हमने प्लेन वेव के लिए वेरीफाई तो सबके लिए किया जो मैथमेटिक्स नहीं भी जानते थे और बाकी केसेस के लिए वेरीफाई उनके लिए किया जो उनकी ज़रा मैथमेटिकल ट्रेनिंग है। तो ये इस लेक्चर का कंक्लूजन है। सो इस लेक्चर में इतना ही है।